स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज आपका 7th क्लास का मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है, फाइनल एग्ज़ाम, जो कि आपका 2.5 घंटे का था और 80 नंबर का था। तो मैं होप करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा। इस लेक्चर में मैं आपको एग्ज़ाम के सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। ये देखिए, आपके जो 25 क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के थे। 26 से 33 तक हमारे 2-2 अंक के हैं और 34 से 41 तक 3 के और 42-44 3 प्रश्न हमारे 5-5 अंक के हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अब आप 8वीं क्लास में हो जाएंगे और 8th क्लास का बहुत सारा सिलेबस भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वर्क बुक भी अपलोड की हुई हैं, जिनसे आपको पढ़ने में फ़ायदा होगा। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर भी करें। चलिए फटाफट पार्ट ए पर आ जाते हैं, MC के ऊपर, कि कौन सी अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न वो होती है जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा। तो ये है 7/2। दूसरे पे आ जाओ। यदि हम एक संख्या हो गई x के 1/3 में 2 जोड़े तो संख्या का 1/3 हो गया x/3 और उसमें 2 जोड़े तो हमें कितना प्राप्त होता है 3। इसने संख्या को m लिया हुआ है, संख्या का नाम तो नहीं दिया लेकिन m लिया हुआ है, तो यहाँ x की जगह m आ जाएगा और m/3 + 2 = 3 आ जाएगा। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पे आ जाओ भाई। पूरक कोणों का योग क्या होता है? सिंपल सा है, 90 डिग्री होता है भाई 2 पूरक कोणों का योग। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3 होते हैं। त्रिभुज ABC PQR के सर्वांग सम है। देखो ABC और भाई PQR, तो कोण A, तो कोण A के संगत हो जाएगा हमारा कोण P। बहुत ही आसान से प्रश्न है। चलिए, कोण P समझ आ गया ना, इसका उत्तर ये है। अगले पे आ जाओ, छठे पे। यदि पिता और पुत्र की आयु 45 और 10 वर्ष है तो उनकी आयु का अनुपात के लिए 45/10 कर दो। 5 × 45, 5 दूनी 10, 9/2 या 9:2। तो सही उत्तर तीसरा हो जाएगा। 7वें पे आ जाओ भाई। त्रिभुज PQR में तीनों कोण 60 डिग्री के हैं। तीनों कोण 60 डिग्री के हैं तो तीनों कोण बराबर हैं। तो तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजा भी बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज है। लेकिन तीनों कोण 90 से कम है तो न्यून कोण भी हैं। तो सही कौन सा हुआ? पहला भी सही हुआ और दूसरा भी। तो हम यहाँ लिखेंगे बोथ A and B। तो ये आएगा हमारा सही उत्तर। कौन सी धनात्मक परिमेय संख्या है? ये तो ऋणात्मक है। ये इसको देखो, -3/-4, 2 माइनस है, कट के प्लस बन जाएगा। तो सही उत्तर ये तीसरा आएगा। चलो आगे। -20/-4, माइनस से माइनस कट गया, 4 × 5 = 20, उत्तर आएगा 5, ऑप्शन नंबर 2। अगले पे आ जाओ। 2 की घात 3 × 2 की घात 4। 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है और 2 की घात 4 का मतलब 2 को 4 बार गुणा करना है। तो 2 को कुल कितनी बार करना है? 7 बार। तो 2 की घात आ जाएगा 7, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये 7। आगे आ जाओ। ये प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट 8007 को जब 1000 से गुणा करते हैं तो 0.3 स्थान आगे चला जाता है। तो जो दशमलव यहाँ था ना वो 1, 2, 3 यानी यहाँ आ जाएगा, 800 के आगे आ जाएगा और 800.7 उत्तर आ जाएगा, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 3। इन आंकड़ों का बहुलक क्या है? बहुलक होता है जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया है। तो 3 तो 2 बार आया है। 4 को चेक करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 4 3 बार आया तो बहुलक भी 4 हो जाएगा, 12वां। 13वें पे आ जाओ। x का गुणांक क्या है? इसमें x की कोई भी रकम नहीं है तो x का गुणांक 0 हो जाएगा। समपंचभुज में 5 सममित रेखाएं होती हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा पेपर है। इस आकृति का क्या नाम है? भाई ये बेलन है। ऑप्शन देख लो क्या है, ये रहा ऑप्शन देख लो। शंकु, गोला, बेलन और घन। तो बेलन है, सिलेंडर है। आ जाओ। 16 से 25 तक भी ऑब्जेक्टिव टाइप में, ध्यान देंगे एक एक नंबर के, लेकिन हल करने हैं। तो 1/2 = 1/3, तो दोनों का लघुत्तम आएगा 6। 6 को 2 से भाग करो 3, 3 को 6 से करो 2, उत्तर आ जाएगा 5/6, भर देना।
17वें पे आ जाओ, सत्य या असत्य बताना है। बहुलक हमेशा आंकड़ों की संख्या में एक होता है, जो सबसे अधिक बार आया हो तो यह कथन सत्य है। ठीक है, इसको लिख देना। 18वें में भी सत्य असत्य बताना। 2 न्यून कोण संपूरक होते हैं, नहीं हो सकते। 2 न्यून कोण, सबसे छोटा न्यून कोण मान लो 89 ले लिया और 89, तो दोनों को जोड़ोगे तो 198, 8 और 8 16 और 1 17, 178 आएगा, जो कि 180 के बराबर नहीं है, तो ये असत्य है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का, 19वां बता रही हूँ मैं, तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है? वह कहलाता है समकोण त्रिभुज। आगे आ जाओ 20वें पर देखेंगे। यदि 4/5 बराबर है 12/? है, तो 12/? की जगह मैंने x रख लिया, आर पार गुणा कर दो। 4 × x बराबर है 12 × 5। x को तो यहीं रखो, 4 को दूसरी तरफ ले जाओ। 4 × 12, 3 × 5 15, उत्तर आ जाएगा 15। ठीक है, 21वें पे आ जाओ। एक गोलाकार आधार और शीर्ष वाले ठोस को, ए सॉलिड हैविंग ए सर्कुलर बेस, सर्कुलर तो बेस है और एक वर्टेक्स है, यानी कि वो शंकु है। शंकु का केवल एक ही शीर्ष होता है, तो उसको हम शंकु या कोण कहेंगे। 21वां हो गया। 22वें पे आ जाओ। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है। ये 7 है और ये घटा का 19 है, तो 7 बड़ा है। धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक से बड़ी होती है, तो 7 बड़ा है घटा 19 से। ये कहता है संलग्न जाल को मोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? बहुत ध्यान से देखना। नीचे तो चौरस है, जब मोड़ोगे तो ऊपर भी एक त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज और ये भी। जब सारी आकृतियाँ ऊपर मिलेंगी तो वो इस तरह का एक मतलब बंद आकृति इस तरह की बनेगी, और जो एक कोने पे मिलता है वो पिरामिड होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक पिरामिड बन जाएगा जिसका आधार वर्गाकार है। 24वें पे आ जाओ। एक समीकरण की उच्चतम, एक समीकरण जिसमें चर की उच्चतम शक्ति 1 होती है, वह रैखिक समीकरण कहलाता है। बिल्कुल सही कह रहा है। मान लो 3x + 5 बराबर 9 है, तो इसमें x की अधिकतम पावर कितनी है? 1 है, तो एक घात, एक शक्ति वाला समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। और लास्ट 25वां 1 नंबर का है। 1/5 को प्रतिशत में लिखो, तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10, 0, ये बन गया 20%। ये थे अपने 1-1 नंबर के 25 क्वेश्चन। अब आ जाओ 2-2 नंबर के 8 प्रश्नों पे, पार्ट नंबर सी पर। बहुत आसान है, मैं हिंट दूंगी भी। पेपर तो अब आप कर ही आए हो अपना। द एरिया ने हिंदी में पढ़ते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, तो लंबाई ज्ञात करो। बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है। किसी भी आयत की लंबाई निकालने के लिए उसके क्षेत्रफल को उसकी चौड़ाई से भाग कर दो। क्षेत्रफल 250 है, चौड़ाई 10 है, दोनों को काटोगे तो 25 मीटर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 26। 27 पे आ जाओ भाई। a की 3 + b की 3 + c की 3 घटा 3 a b c का मान ज्ञात करो। यदि a 2 है, b 3 है और c 4 है। यहाँ a की जगह 2 रख दो, 2 की घात 3, b की जगह 3 रख दो, 3 की घात 3, c की जगह 4 रख दो, 4 की घात 3 घटा 3 a b c, तो 3 a का मतलब 2, b का मतलब 3 और c का मतलब 4। 2 की घात 3 का मतलब 2 × 2 × 2 यानी 8। 3 की घात 3 का मतलब 27, 4 की घात 3 का मतलब 64, और इन सबको ना गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 × 4 72। इन तीनों को जोड़ दो। 7 और 4 11, 11 और 8 19, हासिल पाई 1, 6 और 1 7 और 2 9, 99 घटा 72। अब भाई 99 में से 72 गया तो 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 7 गए 2। आपका उत्तर 27 आ जाएगा। 28वें पे आ जाओ भाई। अब एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 तक संख्याएं हैं। 3 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता क्या है? भाई कुल कंचे हो गए 6, 3 कितने कंचों पे लिख रहा है? 1 पे। जिन कंचों पे 3 लिख रहा है उनकी संख्या 1 है, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/6।
इन कोणों का संपूरक कोण ज्ञात करो। किसी दो कोणों का जोड़ 180 हो तो वो संपूरक कहलाते हैं। और किसी कोण का संपूरक कोण निकालना हो, मान लो पी क्यू आर का संपूरक कोण निकालना है, तो आपने इसको 180 में से घटा देना है। पी क्यू आर का संपूरक कोण हो जाएगा 180 घटा 107, 10 में से 7 गए 3 और 9 में से 8 गए 1, 13 नहीं क्या कर रही हूँ मैं, 7 में से 1 गए 6, 63 डिग्री। सुन रहे हो ना, कितना आ जाएगा 63 डिग्री। और इसका संपूरक निकालने के लिए इसको भी 180 में से घटा दो, तो 10 में से 9 गए 1 और भाई 9 में से 8 गए 1। भाई 1 मिनट भाई, 10 में से 9 गए 1 और 17 में से 8 गए 9, 91 डिग्री आ जाएगा। तो इसका संपूरक तो 91 डिग्री आ गया और इसका संपूरक 63। 107 में 63 जोड़ोगे 180, 89 में 91 जोड़ोगे तो 180। 30वें पे आ जाओ भाई, y का वह मान जिसके लिए दोनों व्यंजक बराबर हों। देखो अब सवाल को समझना, 2y घटा 15 बराबर है 3y जमा 1 है। y को एक तरफ ले लो, इधर से उठा के इधर ले आओ -3y, बराबर में 1 पहले था, 15 को उधर ले जाओ जमा का हो जाएगा। 2y में से 3y गया माइनस का y, 15 और 1 16, y को इधर रखो, माइनस को राइट साइड में ले जाओ तो y का मान -16। ये पूरा हल आपने पेपर में करना था। 31वें पे आ जाओ भाई, इनको आरोही क्रम में लिखो। तो पहला भाग देखो भाई, लघुत्तम लेना है माइनस का 4/7, 6/7। मेरी बात पे ध्यान देना, ये दोनों माइनस के हैं, मैं दोनों को काट दूंगी 7/9 और 9/2। 7 का 9 का और 2 का जो लघुत्तम आएगा 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 126। तो भाई 126 जब हमारा लघुत्तम आ गया तो 126 को पहले 7 से भाग करेंगे, तो 7 एकम 7 और 18 आएगा, 18 चौक 72, माइनस का 72 आया। फिर 18 छिक्के 108 आया और 9 एकम 9, 14, 14 सत्ते 112, 14 सत्ते 98 भाई, 14 सत्ते 98 और 63 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 63 को 9 से करेंगे, 9 तिया 27, 9 छिक 54 और 2 56, 567। अब आरोही क्रम में लिखना है तो ये सबसे छोटा है माइनस का 72, सुन लो मेरी बात ध्यान से, फिर है 98, फिर है 108 और फिर है 567। और इन्हीं की फिर हमने भिन्न लेनी है। -72 की भिन्न है माइनस का 1 मिनट 4/7, फिर 98 वाली भिन्न है 7/9, 108 वाली भिन्न है 6/7 और फिर 9/2। ये हो जाएगा इन चारों का आरोही क्रम। और अब इसी का दूसरा भाग हम देखेंगे, ध्यान से देखना है। ये है 3/4, 7/-2, 5/9 और -3/5। लघुत्तम ले लो तो 4, 2, 9 और 5 का लघुत्तम लोगे तो 2 दूनी 4, 1, 9 और 5, ये बन गया। इनका गुणनफल आ जाएगा भाई 9 चौक 36 और 5 दूनी 360 आ जाएगा भाई लघुत्तम इनका, नहीं 180 आ जाएगा, बल्कि हाँ 2, 9, 5, 2, 1, 9 और 5, फिर 2 पे जाएगा तो 1, 1, 9 और 5। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 निम 36 और 36 पंजे 180, 180 आएगा भाई लघुत्तम। ठीक है, फालतू की चीज़ों को मैं ज़रा एक बार इरेज कर देती हूँ। इसको देखो थोड़ा सा इधर से हम साफ़ कर देते हैं ताकि हमें बड़ा स्क्रीन यहाँ पर मिल जाए क्वेश्चन करने के लिए। आपको लेक्चर समझ आए, पसंद आए तो भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। अब 180 को ना क्या करना, थोड़ा सा और बारीक करते हैं, पेन को थोड़ा सा और बारीक, 4 से भाग कर देना। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 5 20, 45 को 3 से करो, 3 5 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135 आया। ये आया 2 निम 18, 9 7 63, माइनस का 630 आया और 5 9 20, 20 पंजे 100 आया और 5 तिये 15, 5 छिक्के 30, 36 तिया 108। सबसे छोटा, अब मैं निशान लगाती हूँ रेड कलर से, ये सबसे छोटा ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे ये। ठीक है, तो पहले नंबर की भिन्न हो जाएगी 7/-2 या -7/2,
दूसरे नंबर की भिन्न हो जाएगी -3/5, तीसरे पे 100 वाली भिन्न आ जाएगी 5/9, चौथे पे 135 वाली भिन्न आ जाएगी 3/4, और ये बढ़ते चढ़ते आरोही क्रम का हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 32 पर। आकृति को नाम से मिलाएं, बेहद आसान। भाई ये बेलन है, ये घनाभ है, दो मिला दी है, मुझे थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। ये घन है भाई, ध्यान से देख लो, ये घन है, हो गया। आगे चलो, ये शंकु है, ठीक है, और दो और रह गए भाई, ये पिरामिड है, ऐसा ही पिरामिड आपसे ऊपर भी, ये पिरामिड है, और ये जो गोला है ना, ये ऊपर फुटबॉल सी दिख रही है आपको, ये जो फुटबॉल है ना, इसको नीचे लाके यहाँ गोला से मिला देना। तो ये बेहद आसान प्रश्न था। अगले पे आ जाओ भी, प्रश्न संख्या 33, बहुत ही आसान है। ये कहता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस आकृति में संगत कोण बताओ और अंत एकांतर बताओ। तो देखो बेटा, तो भाई संगत कोण कौन से होते हैं? जब दो रेखा ऐसे काट रही हो ना, जा रही हो और समांतर रेखा काट रही, तो ये वाला इसके संगत होता है, ठीक है। तो ये जो मैं थोड़ा आकृति ऊपर करके फिर बताती हूँ। देखो भाई, मैं समझाऊं तुम्हें कि वो मैंने थोड़ा ऊपर कर लिया, दिख नहीं रहा था ना, दो रेखाएं समानांतर और तिर्यक रेखा, तो ये वाला इसके संगत है। तो दो के संगत 6 हैं, तो यहाँ लिखोगे कोण 2 और कोण 6। इधर वाला कलर बदल के दिखाऊं, इधर वाला इधर वाले के संगत है, तो कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5। नीचे वाला नीचे वाले के संगत है, ये वाला इसके संगत है, तो 4 और 8। पहले संगत बता रही हूँ, उनको नोट कर लेना। और इधर वाले के तो 3 और 7, तो कोण 3 और कोण 7, ये तो चारों मैंने लिख दिए संगत कोण के जोड़े। और जब मैं अंतः एकांतर कोण की बात करती हूँ, अंतः माने इस लाइन के अंदर, और एकांतर माने इधर वाले को इधर से देखना है, तो कोण 4 और साथ में हो जाएगा कोण 5। और दूसरे जोड़े की जब मैं बात करती हूँ, तो भाई अंतः एकांतर की ही हम बात कर रहे हैं, तो इस 3 के अंतः एकांतर 6 हो जाएगा, तो 3 और 6। तो ये बहुत ही आसान से थे। अब आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर डी। ये देखें भाई, ये कंप्यूटर लैब में 7 विद्यार्थियों पर 4 कंप्यूटर है, तो 28 पर कितना होगा? तो ये एक नियम का सवाल है। 7 विद्यार्थियों पर कंप्यूटर है 4, तो एक विद्यार्थी पे हो जाएगा 4/7, और 28 के लिए कर देंगे गुणा, तो भैया 7 चौके 28 और 4 चौके 16 कंप्यूटर, ठीक है। आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में के अनुदिश परावर्तक सम्मिति होती है? ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश, यानी कि भाई ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखोगे या क्षैतिज दर्पण में देखोगे या दोनों में देखोगे, तो जो परावर्तक समिति है, यानी कि यूं का यूं अक्षर दिखाई दे, वो कौन से मिरर में होती है? देखो बेटा, ऊर्ध्वाधर दर्पण या वर्टिकल मिरर का क्या मतलब है कि भाई अगर आप किसी भी अक्षर को जैसे ए है, पहले छोटा सा जल्दी से मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। ए है, ए को अगर आप ऐसे देखते हो तो इतना ही हिस्सा इधर है और इतना ही हिस्सा इधर है, तो ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ दर्पण में जब आप इसको देखोगे तो ये दोनों तरफ से एक सा दिखेगा। एच है, बीच में से काट दो तो दोनों तरफ एक सा पड़ रहा है। आई है, बीच में से काट दो तो दोनों तरफ का हिस्सा बराबर है, तो ये है ऊर्ध्वाधर दर्पण का। तो ऊर्ध्वाधर दर्पण में कौन कौन से अक्षर एक से दिखाई देते हैं? वो है ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, और भाई डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। इनको बीचों बीच जब आप काटोगे तो ये दोनों तरफ बराबर दिखेंगे। ये जेड नहीं, जेड तो नहीं आएगा। वाई को देखो, और वाई अब आप कहोगे वाई भी नहीं आएगा, लेकिन वाई जो इस तरह से वाई बनता है, उस वाई को देखो भाई, मैं अलग कलर यूज करके दिखाऊं आपको। बीचों बीच काटोगे तो दोनों तरफ एक सा, जेड नहीं आएगा उसमें। अच्छा, अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल उसकी, यानी कि क्षैतिज दर्पण की। तो क्षैतिज दर्पण में क्या है कि जिन अक्षरों को बीच में से, जैसे बी है, हाँ, बी को मैं ऐसे बीच में से कट करूं तो इतना हिस्सा ऊपर रह जाता है और इतना ही नीचे। तो जो क्षैतिज दर्पण में सम्मित होते हैं, एक से दिखते हैं, वो है बी, सी, डी, ई, आई, के,
O और X हो गया। अब जो दोनों में कॉमन है वो दोनों में दिखाई दे जाएंगे। तो तुम देख लो क्या क्या मैच कर रहा है। H यहाँ भी है और H इधर नहीं लिखा, मैंने बोल के रह गई मैं, ये रहा H हो गया, I हो गया, O हो गया और X हो गया। तो ये 4 ऐसे हैं जो दोनों में ही एक जैसे दिखाई देते हैं। समझ में आ गई बात। इन अक्षरों को चाहे इन अक्षरों को चाहे ओरिजेंटल कट करो, चाहे वर्टिकल कट करो, ऊर्ध्वाधर करो या क्षैतिज करो, एक से दिखाई देंगे। अगले प्रश्न पे आ जाओ, 36वें पे। एक घनाभ की विमाएँ 5, 3 और 2 सेंटीमीटर है। इसके 3 अलग अलग सममितीय रेखा चित्र खींचिए। ठीक है भाई, अब रेखा चित्र बनाने हैं घनाभ के 5, 3 और 2 को लेके। तो सममितीय का मतलब हर तरफ से ये एक सा दिखाई दे। तो एक तो भाई आप ये बना देना, ये लेना पड़ेगा आपको, अपने उसमें पेपर में करना था 5, 3 और 2 लेके। ठीक है, ये हर तरफ से एक सा है आपका। ये हो गया 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। वैसे तो ये प्रश्न आपको डॉट वाले पार्ट में करना है, लेकिन आप बिना डॉट के भी कर सकते हो। अब आप क्या करो कि जो ये है अपना, इसको तो 5 ले लो। अब मैं कलर बदल दूं और इस भुजा को ना 3 की जगह 2 ले लेना। ठीक है, इस भुजा को 2 ले लेना, 3 इसको ऊंचा ले लेना। समझ में आ रही है मेरी बात। इसको ले लेना 3, हाइट को 3 ले लेना। आप रफ डायग्राम भी बना के अपनी नोटबुक में और लिख के आ सकते हो कि ये 5 है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको दोबारा देखो सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट में हमने क्या लेना है, 5 ये लेना है। ठीक है, और ये 3 लेना है, और दूसरा हमने बहुत कम लेना है, 2 लेना है। समझ में आ रही है बात। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेना है हमने, कुछ इस तरीके से हमने बनाना है। ये इस तरीके से, ठीक है, आपने इस तरीके से इसको लेना है। एक डायग्राम ये यहाँ बनाना है आपने। तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3। एक डायग्राम ये बन गया। और एक डायग्राम आपने इसका जो बनाना है वो वर्टिकल बनाना है। वर्टिकल का मतलब है कि आपने इस तरीके से बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आपने डायग्राम अपना बनाना है कि ये भुजा मान लो 3 हो गई, और भाई ये भुजा हमारी मान लो 2 हो गई, और ये भुजा 5 हो गई। तो ये हमारा 3 डायग्राम बन जाएंगे। अब इस पर तो इसी तरह समझाया जा सकेगा, बाकी आपने ये पेंसिल से करके आना था। 37वें पे आ जाओ। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई 13 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई का सिरा 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? पाई बराबर है 3.14 लीजिए। अरे ये एक वृत्त है, बहुत साधारण सा प्रश्न है। ये एक वृत्त है, ये वृत्त की मिनट की सुई है और वो 12 पे है मान लो, और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर। 1 घंटे के बाद, मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 घंटे के बाद ये सुई टिक टिक करती हुई वापस वहीं आ जाएगी दोबारा से 12 पे। तो जो रास्ता इसने तय करा वो ये पिंक कलर का है, और ये रास्ता है क्या? ये तो वृत्त की परिधि है। तो हमें और कुछ भी नहीं निकालना, हमने इस वृत्त की परिधि निकालनी है। तो त्रिज्या हो गई 13 सेंटीमीटर, और आप लिख के आना कि सुई द्वारा तय किया गया रास्ता वृत्त की परिधि है। परिधि होता है 2 पाई r। 2 पाई की जगह उसने बोला 3.14 लेना है, तो ये बन जाएगा 314/100 और गुणा 13। इसको जब आप हल करके लिख के आओगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। मैं नीचे 100 से काटूंगी नहीं, मैं सीधा गुणा करूंगी। ये आ जाएगा 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 628 गुणा 13/100। अब इसको 628 को 13 से कर दो, 13 8 104, भाई 13 8 104, 10 13 दूनी 26 और 10 36, 6 3 13 6 78 और 3
81। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ हो तो आप अपने आप ठीक कर लेना। 81.64 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। ठीक है ना भाई। 13 8 104, 10 13 दूनी 26 36 3 और 13 6 78 और 3 81, बिल्कुल ठीक है। तो कुल मिला के इसने हमसे वृत्त की परिधि पूछी थी, घुमा फिरा के जो हमने बना दी। 38वां रचना का सवाल है, जो मुझे उम्मीद है आप कराए होंगे। XYZ त्रिभुज लेना था जिसमें XY 4.2, तो यहाँ आपने एक रेखा लेनी थी फुट्टे की सहायता से 4.2, फिर आपने अपने फुट्टे को 5.5 खोलना था। वाई पे, मेरी बात सुन लो, वाई पे प्रकार रखना था और एक चाप लगानी थी, कितनी 5.5, और फिर आपने ZX 3.4 है, ठीक है, तो आपने 3.4 खोलना था, X पे रखना था और एक चाप लगानी थी। दोनों चाप जहाँ काट रही हैं उनको आपने आपस में मिला देना था। तो ये वाली भुजा हमारी थी 5.5, ये बिंदु है Z और ये 3.4, और आपने इसके रचना के चरण लिख के आने थे। तो ये बड़ा आसान सा प्रश्न था। 40वें पे आ जाओ भाई। त्रिभुज PQR, ध्यान देंगे, त्रिभुज PQR ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है STU के, यानी इसकी सारी भुजाएं और कोण और इसकी सारी भुजाएं और कोण आपस में बराबर हैं। अब ये कहता है कि x और y का मान ज्ञात करो। बहुत आसान प्रश्न है। अरे ये 30 डिग्री है और ये x है, तो ये दोनों भाई PQR और STU, तो R कोण U के बराबर हो जाएगा। R 30 डिग्री है तो U भी 30 डिग्री हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला x का ये करके आना है अच्छे से आपने, x का मान 30 डिग्री। अब ये 60 है और ये 30 है, तो ये तीसरा कोण तो नहीं पता, तीसरा निकाल लो। 60 और 30 को जोड़ दो 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में से 90 घटाओ तो 90, तो ये कोण 90 आ गया, तो y का मान भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। चलिए अब ये 41वां प्रश्न कहता है कि चौक में, चौक जो हम चौक यूज करते हैं उसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 है। चौक में ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात करो। पहले तो तीनों को जोड़ दो, 10 + 3 + 12, 12 और 3 15 और 10 25। अब उस 25 में ऑक्सीजन कितना है 12, तो जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होगा वो हो जाएगा 12/25 × 100, 25 चौके 100, 48%। दूसरे भाग पे आ जाओ। यदि चौक की एक छड़ी में 36 ग्राम ऑक्सीजन है तो छड़ी का वजन कितना है। मेरी बात सुनो, पूरी छड़ी, इन तीनों का जोड़ कितना आया था 25 आया था। पूरी छड़ी अगर 25 ग्राम की है, पूरी छड़ी का वजन 25 है, तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो कितना आ रहा है 12 है। सुनना मेरी बात ध्यान से। तो अब इसको उल्टा ले लो, 1 मिनट भाई, हाँ इसको ना उल्टा ले लो, ध्यान से सुनो, पूरा ही मिटा देती हूँ। फिर देखो, आप देखो कि यदि छड़ी में ऑक्सीजन कितना है 12 है, छड़ी में ऑक्सीजन 12 है तो छड़ी का वजन 25 है। छड़ी में ऑक्सीजन 1 है तो वजन हो गया 25/12, और यदि छड़ी में ऑक्सीजन 36 ग्राम है तो वजन हो गया 25/12 × 36, 12 × 36 और 25 × 75 ग्राम वजन है। चलें आगे। अब ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन और रह गए हैं 3, इनको हमने देखना है। पहला है हल करो, मैं यहीं हल कर रही हूँ साथ साथ। ये देखो, मैं कोशिश करती हूँ यहीं से लिखना शुरू करूँ। 13/9 गुणा में घटा का 15/2, एक रकम जमा, इसको थोड़ा और बारीक कर लेती हूँ पेंसिल को, अच्छे से लिखा जाएगा। जमा, ये पढ़ो भाई, 7/3 गुणा 8/5 जमा 3/5 गुणा 1/2। ठीक है, जो कटे उसको काट देना, नहीं कटे तो यूं का यूं छोड़ देना। इस पहली ब्रैकेट में कुछ नहीं कट रहा तो 15 ऊपर वाले की ऊपर वाले से गुणा कर दो। 15 × 45, 4 15 × 15 और 4 19, 195/18 माइनस का। ठीक है, कलर चेंज कर लूँ, हल्का सा मोटा करूँ। जमा, देखो भाई 7 8 56/15 जमा 3 × 3/10।
अब आपने बेटा 18 का, 15 का और 10 का लेना है लघुत्तम, जो कि मैं एक बार आपको अलग से यहाँ करके दिखा रही हूँ। 18, 15 और 10 का लघुत्तम, 2 नीम 18, 15, 2 पंजे 10, और ये बीच में आ गया भाई, इसको अलग कर लो। 3 पे चला जाएगा, 9 है ये, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5, फिर 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 5 5, फिर 5 पे जाएगा, तो ये हो गया 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, 90 को 18 से भाग करो, 5 आएगा, 5 पंजे 25, 2 5 नहीं 45 और 2 47, 5 एकम 5 और 4 9, 975 आ गया। 90 को 15 से 15 छिक 90, 56 को 6 से गुणा करो, 6 छिक 36, 3 6 पंजे 30 और 3 33, 10 निम 90, 9 तिया 27। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो 336 और 27 का जोड़ आएगा, 7 और 6 13, 3 और 2 5 और 1 6, 363, और 975 में से फिर आपने 363 घटाना है, तो 5 में से 3 गए 2, 7 में से 6 गए 1 और 9 में से 3 गए 6, 612 बटे 90 आएगा माइनस का, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात पे? 7 अलग कलर करके दिखाऊं तो इन दोनों का जोड़ ये आ गया, 7 और 6 13, 3 और 2 5, 363 को 975 में से घटाया तो 2, 7 में 612 बटे 90 आ गया माइनस का। अब मैं इसको अलग से हल कर रही हूँ, ये फिर 2 पे कटेगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ना जाने की 0, 2 छिक्के 12। अब ये 3 पे जाएगा 15, माइनस 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, फिर 3 पे जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और ये माइनस का 34 बटे 5 आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अब है 43वां, एक पेंटिंग को रुपए, ये क्या कह रहा है इंग्लिश में पढ़ते हैं, सेलिंग ए पेंटिंग फॉर रुपीज़ 12,600, दुकानदार को 5% का लाभ होता है। ये गलत लिख गया यहाँ, एक पेंटिंग को 12,600 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो उसका लागत मूल्य क्या है? समझ में आई बात? थोड़ा सा लंबा है। माना लागत मूल्य 100, लागत का मतलब क्रय मूल्य निकालना है आपने वैसे तो, माना, तो भाई इस प्रश्न को बेटा अब हम करेंगे स्पोज करके। भाई एक पेंटिंग का 12,600 में बेची थी तो विक्रय मूल्य हो गया, तो माना, ठीक है मैं लिख रही थी वो बीच में ही रह गया, माना लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस है, माना लागत मूल्य या क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपये, लाभ प्रतिशत है 5, तो कुल लाभ 5 ही तो हो जाएगा ना, 100 का 5% 5 ही होता है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य जमा लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 105 रुपये। बात को समझना, 100 रुपये की चीज़ 105 में पड़ रही है, यानी 105 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100 है, हमारा 12,600 है। तब हम इसे एक नियम से करेंगे। कैसे करेंगे कि यदि विक्रय मूल्य 105 है तो लागत मूल्य कितना है? 100 रुपये। विक्रय मूल्य 1 है तो लागत हो गया 100 बटे 105, और विक्रय मूल्य 12,600 है तो ये हो जाएगा 100 बटे 105 गुणा 12,600। अब इसको हल करना है, इसके लिए मैं फिर स्क्रीन को साफ करूँगी और ये मेरा बन जाएगा 100 बटे 105 गुणा 12,600, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 0, और ये 21 पे भाग हो जाएगा बेटा, करके देखना, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 0, ये 120 और ये 100, ये हो जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है भाई। तो अब हमारा आ जाता है लास्ट प्रश्न कि 1995, 96, 97 और 98 में हिंदी अंग्रेजी की पुस्तकों की बिक्री दी गई, दोहरा दंड आलेख खींचो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न क्या है कि किस वर्ष में 2 भाषाओं की पुस्तक की बिक्री में सबसे कम अंतर था? वो तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ 150 का अंतर है, यहाँ 125 का, ध्यान देना मेरी बात पे, यहाँ 150 का अंतर है, यहाँ 125 का, यहाँ भी 150 का, और यहाँ 30 का अंतर है। तो वो वर्ष तो हो गया 1998 सबसे कम अंतर। तो इस भाग का तो उत्तर हो गया ये। और अब हमने खींचना है दंड आलेख।
तो वो खींचने के लिए आपने क्या करना था, आपने एक रेखा ऐसे लेनी थी, एक ऐसे लेनी थी। यहाँ आपने बनाना था 1995, 96, 97 और 98, और ये 100 के अंतर पे ले लेना, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 और 650। इसको उठा के इधर कर देते हैं। सुन रहे हो मेरी बात को? 50, 100, 150, 200। भाई ये मदद सिर्फ इसलिए है अभी ये पेपर तो कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप क्या करके आए हो, है ना। आप तो पेपर तो आप कर ही चुके हो। 500, 550, 600 और ये 650 है। अब 1995 पे आ जाओ। इंग्लिश की 350 बुक है और हिंदी की 500। तो इंग्लिश के लिए मैं सीधा डंडा खींचूंगी 350 तक, ये है 350। और हिंदी के लिए मैं दूसरा कलर यूज करूंगी। आपने क्या करना था, दोनों पेंसिल से खींचने थे, एक में डार्क कर देना था। तो 500 यहाँ है बेटा, ये देखो ये है 500, दिख रहा है आपको। तो आपने 500 तक इस डंडे को लेके जाना है और ऐसे लाना है और ऐसे करना है। और ये बात आपने अलग से इसमें लिखनी भी है कि ये कलर मेरा इंग्लिश के लिए है। जैसे मैं लिख रही हूँ ना, आपको भी अपना खाने बना के दिखाना है। अगर 2 कलर ले रहे थे तो आपने कलर दिखाना था, और अगर बस वो खाना भर रहे हो तो वो दिखाना था। अब दूसरे पे आ जाओ भाई, दूसरे पे आ जाओ। 96 में 400 और 550, तो ये 1996 400 तक ले जाओ, ये है 400। तो ये तो आपने ले जाना है भाई 400 तक, और फिर ले जाना है 550 तक। तो ये है 500 और 550 के बीच में 550। तो मुझे चेंज करना है कलर, और बिल्कुल बराबर चौड़ाई के आपने ऐसे दंडालेख बनाने हैं। तीसरे में आ जाओ 450 और 600, तो ये 1997 हो गया। 450 के लिए ये 450 है, इसके सामने आप जाओ, ठीक है, ऐसे पहचान कर लेना, और इसको फिर 450 तक ले जाओ, और अगले वाले को ले जाओ 600 तक। तो 600 बिल्कुल ऊपर तक जा रहा है, ऐसे बना लेना। 1998 में 620 हमारा होगा। अब है भाई 1998, तो 620 और 650, तो एक को आप 620 तक ले जाना, जो इंग्लिश वाला है सीधा लेके जाना भाई। अब मैंने तो हाथ से बनाया है, और इसको 650 तक ले जाना, और इस तरह आपका दंडारेख पूरा होगा। और जो संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गया था कि भाई किस में अंतर सबसे कम है, वो दंडारेख से भी बता सकते, नहीं तो यहाँ से 1998 में 30 अंतर था। तो ये था भाई 7वीं क्लास का कंप्लीट एनुअल पेपर, जिसका मैंने आपको आइडिया दे दिया है। लेक्चर से थोड़ी भी मदद मिली हो तो ज़रा जल्दी से शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स को बोल देना कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 8th क्लास में फिर आपको सारा मटेरियल पूरा मिलता चला जाएगा और आपकी शुरू से ही अच्छी तैयारी हो जाएगी।